हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 6 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे हम वो है इंडिया के स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस के ऊपर। इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, जो मशीनरीज़ है, वो सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि मशीनरीज़ कौन सी है जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए। और उसके बाद प्री एस्पेक्ट कवर करने के बाद हम मीन्स एस्पेक्ट कवर करेंगे। गवर्नेंस 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इश्यूज़ हैं स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, कौन सी कमेटी बनाई गई है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मेदराम जात्रा फेस्टिवल के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और ये आपके प्री का जो एस्पेक्ट है उसको कम्प्लीटली कवर करेगा। ठीक है, और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो हम आर्टिकल कल भी डिस्कस किए हैं, जो हमारा क्वांटम डॉट है उसी के ऊपर आर्टिकल है। थोड़ा छोटा मोटा डिस्कशन करेंगे इसमें। जो आज द हिंदू में आया है वो थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल दिया है उसमें, तो आपका कल अगर आपको नहीं हुआ होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आज वो कम्प्लीटली आपको समझ में आएगा। और क्वांटम डॉट आपके प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है और नैनो टेक्नोलॉजी जो हमारे सिलेबस में दिया है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। गवर्नेंस में आपको पूछा जा सकता है। इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस है उसके बारे में हमेशा आलोचना होती रहती है। इंडिया जो है डेटा सही से कलेक्ट नहीं कर रहा है, इंडिया का जो GDP का डेटा है वो सही नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पे क्वेश्चन मार्क उठा चुके हैं इंडिया के जो स्टैटिस्टिकल मशीनरी है, जो सिस्टम है उस पर। तो उसमें क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है, कौन सी कमेटी बनाई गई है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस आर्टिकल में बात करेंगे। जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। प्रीलिम्स एस्पेक्ट जो भी होंगे वो भी हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कंपाइल किया है स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। SPI इंडिकेटर जो है क्या किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंपाइल किया गया है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाता है कौन कर रहा है कंपाइलेशन, तो आपको याद रखना होगा ये वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, जो कंपाइल कर रहा है। टोटल कितनी कंट्री पार्टिसिपेट की थी, 174। इंडिया की रैंक क्या है, 67। स्टेट PCS के लिए ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 67/174। इसको याद रखना होगा SPI में इंडिया की रैंक। तो इंडिया की जो रैंक है वो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, हमारी रैंक बीच में है। कुछ अच्छा परफॉर्मेंस है उसके बारे में SPI में बात की गई है इन रिपोर्ट में, और कुछ शॉर्ट कमिंग्स है उसके बारे में भी बात की गई है। इस आर्टिकल में वो सारी चीज़ें दी हुई है। अपने लिए वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो डिस्कस करूँगा। अब वर्ल्ड बैंक की जो SPI इंडिकेटर है उसमें 5 इंडिकेटर हैं, पाँचों के बारे में आपको पता होना चाहिए उसके नाम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते रहते हैं। ठीक है, क्या है, पहला पिलर क्या है, डेटा यूज़। दूसरा पिलर क्या है, डेटा सर्विसेज। थर्ड है हमारा डेटा प्रोडक्ट, डेटा सोर्सेस। और हमारा लास्ट है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सब में डेटा लगाना पड़ेगा। ठीक, एक और बार देख लेते हैं 5 पिलर्स ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ठीक, क्या क्या है, डेटा यूज़, डेटा सर्विसेज, डेटा प्रोडक्ट, डेटा सोर्सेस एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवरऑल इसमें जो स्कोर आया है वो स्कोर भी दिया हुआ है 70.4। ओवरऑल जो 2019 का स्कोर है। ये जो परफॉर्मेंस है SPI इंडेक्स, ये कब का है, 2019 का है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। अब ओवरऑल जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसकी बात कर लेते हैं। कौन सी मशीनरी की बात कर लेते हैं, स्टैटिस्टिकल मशीनरी। ठीक, तो 1999 में फर्स्ट टाइम जो है मिनिस्ट्री, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई गई थी। उसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स हुआ करते थे, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दोनों को मर्ज किया गया। और दोनों को मर्ज करने के बाद क्या किया गया, एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई गई। कब बनाई गई, 1999 में। उसके 2 विंग्स थे, स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, उसके बाद
अगर हम बात करें जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो तो अलग विंग हो गया। जो स्टैटिस्टिकल विंग था उसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एनएसओ के दो भाग थे, उसको दो भागों में कंसिस्ट किया गया। एक है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस और दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, ये बेसिकली जो सर्वे होते हैं वो कौन करता है, एनएसएसओ, और जो डेटा कोलेशन वगैरह का काम है वो सीएसओ करता है। तो एनएसओ के दो भाग हो गए, सीएसओ और एनएसएसओ। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगर नोडल एजेंसी की बात करूं मैं, तो एनएसओ क्या है, नोडल एजेंसी है फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन कंट्री। ठीक है, तो हमारी जो मेन एजेंसी कौन सी है, एनएसओ है। इसके अलावा एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी भी बनाई गई है इन लोगों पे ओवरसाइट करने के लिए, इन लोगों को नज़र रखने के लिए एनएससी ये बनाया गया है, ये भी मशीनरी का पार्ट है। ठीक है, अब एनएसओ की बात कर लेते हैं। एनएसओ का कुछ रिपोर्ट्स की बात कर ली जाए, जैसे कि ये क्या कंपाइल करता है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी जो रिपोर्ट है वो कौन कंपाइल करता है, एनएसओ। उसके बाद ऑल इंडिया इकोनॉमिक सेंसस, ये कौन करता है, एनएसओ। और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एएसआई, किसके द्वारा की जाती है, एनएसओ के द्वारा की जाती है। ये तीन की चीज़ें आपको एनएसओ के बारे में पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल मशीनरी हो गई। ये मशीनरी भी आपको पता होना चाहिए, अगर आ जाता है आपको तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंदर है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, प्री का भी हो जाएगा, मेंस का भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अब इश्यूज़ क्या क्या हैं हमारे जो स्टैटिस्टिकल मशीनरी हैं, साथ में जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कोलेशन करते हैं, उन सारी चीज़ों में शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चरल इशू की। तो पहला जो स्ट्रक्चरल इशू क्या है, हमारी जो डेटाज़ हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो टाइमली रिलीज़ नहीं होती है और ना ही ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है किसी भी डेटा को रिलीज़ करने की। इवन जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एग्जांपल में नो स्पेसिफिक टाइमलाइंस फॉर रिलीज़ ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक डेटा, है ना। हमारे जीडीपी डेटा वगैरह तो फिर भी टाइमली आ जाता है, क्वार्टरली और मंथली, बहुत सारे डेटा क्वार्टरली मंथली आते हैं। लेकिन हमारे जो लेबर स्टैटिक्स डेटा है, जैसे एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा, ये सारे डेटा बड़े लंबे लंबे चलते हैं। उसके बाद हमारे जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये 2011 में हुआ था, 17 वाला वापस ले लिया और उसके बाद से अभी तक हुआ नहीं है। तो कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन फिक्स नहीं है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। एनएससी के बारे में बात किया था मैंने, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये और इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ये लगभग पपेट की तरह काम कर रही है। ये इसका काम क्या था, एनएसओ वगैरह बॉडीज़ पे क्या ओवरसाइट करना। अब ये ऐसे जस्ट पपेट की तरह काम करने लगी है। जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। रिसेंटली एनएससी के जो मेंबर हैं 2019 में, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इसलिए रिज़ाइन किया था क्योंकि उनने कहा कि अब एनएससी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बॉडी पूरी तरीके से डिफंक्ट हो चुकी है। जब सरकार ने जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे था उसको वापस ले लिया, ये कह के कि ये इसमें जो डेटा है वो सही नहीं है, तो फिर उस समय एनएससी के जो मेंबर हैं उन्होंने इसका विरोध किया था और फिर रिज़ाइन कर दिया, ये कह के कि एनएससी का कोई काम ही नहीं है। तो इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल जो ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो चुकी है, इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो जो नेक्स्ट इशू है वो है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी की बात की जाए तो जो सर्वे है वो बहुत ही स्मॉल सर्वे होते हैं, है ना। अगर 4-5 लाख लोगों का सर्वे किया जा रहा है 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो सैम्पल साइज़ है वो बहुत ही छोटा है और उससे जो होने वाले इन्फ्रेंसेस हैं, जो भी हम उससे इन्फर करेंगे, उसमें एरर की संभावनाएं कहीं ज़्यादा आ जाती है क्योंकि सैम्पल साइज़ बहुत कम होता है, सैम्पल सर्वे बहुत छोटा होता है। उसके कारण जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स आते हैं उसके सही होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती है। दूसरा जो हमारी अप्रोच है डेटा कलेक्शन की और कोलेशन की, वो भी फॉल्टी अप्रोच है। अभी तक हम डिजिटाइजेशन कर नहीं पाए हैं इसमें। अभी रिसेंटली जो डेटा है वो डिजिटल तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत इश्यूज़ हैं इस डेटा कलेक्शन
कलेक्शन और कोलेशन में। अब बात करते हैं हमारा फोर्थ और आखिरी इशू, अनरिलायबल डेटा ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो नेचर ऑफ डेटा है वो अनरिलायबल है। क्यों? क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो है इकॉनमी क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर पे, और इनका गवर्नमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या होता है, कई बार तो ये डेटा जो है हम लोग जो मशीनरी है वो कैसे कैलकुलेट कर लेती है, इम्प्यूटेड वैल्यू से कैलकुलेट कर लेती है। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एक एज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ इतना और होगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें इतने लोग काम कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट करी जाने वाली चीज़ है। इसमें जो है एरर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सरकार के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इनका, ये टैक्स नहीं भरते हैं, तो कोई डेटा ही नहीं होता है। इसलिए जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है उससे डिस्क्रिपेंसीज आने की संभावनाएं बहुत होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जीडीपी में हम लोगों ने बात किए थे और मैंने आपको समझाया भी था, एक एक्सपेंडिचर मेथड होती है, एक इनकम मेथड होती है। दोनों से हमेशा इक्वल जीडीपी आना चाहिए, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी 5% थी और इसमें 7% थी, लगभग 2-3% का एरर था। ये डिस्क्रिपेंसीज आने के कारण क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होना बहुत बड़ा रीज़न है। इसके कारण जो है हमारे जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा एरर के साथ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया की जो स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस है उसमें ये सारे इश्यूज़ हैं और उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इन सारे इश्यूज़ को डील करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया था, प्रणव सेन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ठीक है। और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस यही सारे थे कि इंडिया के जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसको कैसे बेहतर किया जा सके। उसके अभी तक के कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं आई है, जब आएगी तब हम ज़रूर बात करेंगे। होपफुली आपको जितने भी इसमें रिलेटेड इश्यूज़ थे वो समझ में आ गए होंगे। जो मशीनरी है पर्टिकुलरली जो यहाँ पर दी हुई है, हम लोगों ने जिसकी बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मशीनरी, वो आपको समझ में आ गई होगी। प्री और मीन्स दोनों एस्पेक्ट कवर कर लिया गया है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है इन द नेम ऑफ तेलंगानाज यूनिवर्सिटी द लेजेंड ऑफ समक्का सरक्का। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 कल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सालों से न्यूज़ में और अभी तक के आपको नहीं पूछा गया है। इस आर्टिकल में हम मेदराम जात्रा फेस्टिवल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करते हैं। रिसेंटली ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले तो मेदराम जात्रा फेस्टिवल न्यूज़ में क्यों है पहले वो समझ लेते हैं। रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो तेलंगाना विज़िट किए थे, उनके द्वारा वहाँ अनाउंस किया गया कि तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ओपन की जाने वाली है, जो किसके नाम पे रहेगी, समक्का सरक्का, अ मदर डॉटर डुओ रिवर्ड बाय द लोकल ट्राइबल कम्युनिटी। तो समक्का सरक्का के बारे में हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कशन करेंगे। उनको ऑनर करने के लिए एक फेस्टिवल बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, मेदराम जात्रा फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्री में आ सकता है, ठीक है। अलग अलग फेस्टिवल के नाम देके उसके सामने उसके स्टेट के नाम पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा ये फेयर है इंडिया का, सेकेंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया आफ्टर कुंभ मेला। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जो समक्का है जो कि मदर थी, सरक्का हैं जो कि डॉटर थी, काकतीय डायनेस्टी में जो रूलर हुआ करते थे उनके अगेंस्ट इन लोगों ने फ़ाइट की थी। किस लिए फ़ाइट की थी, क्योंकि कोया पीपल के ऊपर अनजस्ट टैक्स इम्पोज किया गया था। तो जो रेनिंग रूलर थे उनके अगेंस्ट में दोनों जो मदर डॉटर डुओ है उन्होंने फ़ाइट की थी, इसलिए उनके जो ऑनर है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जात्रा कब बिगिन होता है, कहाँ बिगिन होता है, मेदराम में बिगिन होता है, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वारंगल डिस्ट्रिक्ट में। एक रिमोट प्लेस है, कहाँ पर, इतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास, जो कि दंडकारण्य फॉरेस्ट का क्या है, पार्ट है, ठीक है। दंडकारण्य फॉरेस्ट अपने को पता है तेलंगाना में है, उसी का जो पार्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इसे पीपल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पीपल ऑफर जैगरी, जैगरी का मतलब है गुड़। वो अपना जितना उनका वेट होता है
उतने वज़न की जैगरी को भगवान को क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं और साथ में होली बाथ लेते हैं। कौन सी रिवर में होली बाथ ली जाती है? जामपना वागर रिवर में ये होली बाथ ली जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको चेंज कर सकते हैं, आपको रिवर गोदावरी बोल सकते हैं। ये जो रिवर है जामपना वागा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर गोदावरी की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोया ट्राइब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोया ट्राइब के जो लोकल पीपल हैं, ये ट्राइबल ही फेस्टिवल है। किस ट्राइब का फेस्टिवल है? कोया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन अब नॉर्मल लोग भी इस फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करने लगे हैं। एमपी से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, सारे स्टेट से, महाराष्ट्र, इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ से अब लोग यहाँ पर आते हैं, डिवोटीज़ आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्टिवल में। तो ये कोया ट्राइब आपको पूछ सकता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड है ये ट्राइब है। अगर आपको ट्राइब के बारे में पूछा जाए तो आपको स्टेट पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए कोया ट्राइब आंध्र प्रदेश ऑब्लिक तेलंगाना में है। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। इंस्पायरिंग कलर्स, ये आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है। तीनों को जो नोबेल प्राइज़ मिला है, क्यों मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट। ठीक है, क्वांटम डॉट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरा, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है, आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या एग्जाम्पल है? मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप बढ़िया अपनी जगह पे बैठे हैं, अच्छी हवा चल रही है, आपका एकदम जो मूड होगा वो अलग होगा, चिल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सडनली मैंने यहाँ पर 25-30 लोगों को आपकी बस में एक्स्ट्रा बैठा दिया। अब आपके ऊपर एक बच्चा रखा हुआ है, एक बैग रखा हुआ है, आपको पसीना आ रहा है, आपका बिहेवियर सेम होगा क्या? नहीं होगा। आपका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा? इरिटेटिंग बिहेवियर होगा। आप थोड़ा चिड़चिड़ा बिहेव करेंगे तो आपका सडनली बिहेव क्या हो जाता है? बिहेवियर बदल जाता है। पहले डेंसिटी क्या थी? लो थी, काफ़ी कम लोग थे, और सडनली डेंसिटी क्या कर दी हमने? हाई कर दी। तो आपका जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। इसी तरीके से अगर कोई एटम है, एक बॉक्स में रखा है और बहुत कम डेंसिटी है, ठीक है, लो डेंसिटी में रखा है, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो सर्टेन होगा। जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखते हैं वही बिहेवियर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, बहुत सारे एटम्स इसके अंदर रख दूँ इस पर्टिकुलर बॉक्स में, तो क्या होगा? ये सारे जो बॉक्स हैं एकदम डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, और सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर होगा। और यही जो बिहेवियर है जो कि सब एटॉमिक लेवल पर हम क्या करते हैं? इस बिहेवियर को चेक करते हैं, इस बिहेवियर को सब एटॉमिक लेवल पर जाते हैं और देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो बिहेवियर है वो बदल गया है। और उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कब शो होते हैं? जब बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल हैं वो छोटे लेवल पर देखे जाएं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखे जाएं, एटॉमिक लेवल पर देखे जाएं, सब एटॉमिक लेवल पर। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये तो 1 नैनोमीटर का क्या है? बॉक्स है, उसमें सारे एटम रखे हुए हैं, लगभग 1000 एटम डाल दो तो एक क्वांटम डॉट बन जाता है। ठीक, तो मीटर वाले लेवल पर भी क्वांटम इफ़ेक्ट्स क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम पास पास आ गए हैं और इसलिए ये इफ़ेक्ट शो हो रहा है। ये हम कल भी बात कर चुके हैं, जो एटम्स हैं वो बहुत स्क्वीज़ हो गए हैं और ये जो पूरा का पूरा एटम्स हैं ये एक सिंगल एटम की तरह बिहेव कर रहा है। और क्वांटम डॉट बेसिकली जो क्वांटम इफ़ेक्ट होते हैं उसकी तरह बिहेव करता है। एक एटम जो क्वांटम इफ़ेक्ट शो कर रहा है उसकी तरह ये हमारा क्वांटम डॉट क्या करता है? बिहेव करता है। तो नैनोमीटर लेवल, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, इस लेवल पर भी क्वांटम इफ़ेक्ट शो हो सकते हैं। ऐसा 1930 में थ्योराइज़ किया गया था और यहाँ पर इस क्वांटम डॉट के थ्रू क्या किया गया है? दिखाया गया है। इसकी डिस्कवरी के थ्रू ये बताया गया है, उसलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, क्वांटम डॉट के बारे में, इसमें जो लाइट होती है वो आती है, एब्जॉर्ब होती है और री एमिट होती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे अकॉर्डिंग टू इस साइज़। मतलब मान लीजिए आपका जो क्वांटम डॉट है उसका साइज़ बड़ा कर दीजिए, तो जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी, जो लाइट री एमिट होगी, वो किस फ्रीक्वेंसी पे होगी? लोअर फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब अगर क्वांटम डॉट बड़ा है तो जो लाइट आएगी वो रेड लाइट आएगी, और क्वांटम डॉट का साइज़ छोटा है तो जो री एमिट होगी लाइट
वो ब्लू लाइट होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई, मतलब लो साइज और इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मीन्स जो री एमिट वाली लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है, होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी भी हम पहले कल बात कर चुके हैं, उसके बाद बस आपको एक्स्ट्रा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो क्वांटम डॉट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले साल प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। हो सकता है ना पूछे क्योंकि बहुत हॉट है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी आने की, प्री और मेंस दोनों में। इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली आज के हमारे आर्टिकल थे। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।